Hello students, I am Prabhakar Kumar from Inventors Educare. I will discuss questions of physical chemistry that was held on 2nd September. First of all, we will discuss questions of morning shift, then questions of evening shift. So, देखिए बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री का, ये कहता है 3 moles of oxygen gas and 5 moles of argon gas are present in a closed container. Find sum of their internal energy in terms of RT. Means 3 moles O2 गैस हैं, 5 moles आर्गन गैस हैं, एक क्लोज कंटेनर में रखे गए हैं और सम ऑफ इंटरनल एनर्जी पता करना है बच्चों। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों। देखिए हम लोग यहाँ दोनों ही गैस को आइडियल गैस एज्यूम करके चलेंगे। तो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है बच्चों वो NCVT है। ठीक है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का सम पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं पूछा है बच्चों। अब आप देखें ये O2 हमारा डायटोमिक गैस है, आर्गन हमारा मोनोएटोमिक गैस है, तो दोनों का CV डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनल एनर्जी O2 गैस का अगर देखें, इंटरनल एनर्जी O2 गैस का देखें बच्चों, तो मोल O2 गैस का कितना है बच्चों? 3 मोल है। और CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम डायटोमिक गैस का देखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 5R/2 और टेम्परेचर हमारा T ही हम रखेंगे। मीन्स ये आ गया हमारा 15RT/2। इसी तरह इंटरनल एनर्जी अगर हम लोग बच्चों आर्गन गैस का देखेंगे तो ये कैसे आएगा? मोल हमारा आर्गन गैस का कितना दिया गया है? 5, ये 5 है। CV मोनोएटोमिक गैस का कितना होगा? 3R/2 और टेम्परेचर T है, ये भी हमारा 15RT/2 आता है बच्चों। यानी अगर हम दोनों का सम अगर देखेंगे, इंटरनल एनर्जी का सम देखेंगे, क्योंकि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी पूछा गया है, तो हमारा सम ऑफ इंटरनल एनर्जी आ जाएगा बच्चों कितना? इस दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, इस दोनों को जोड़ेंगे, सम करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 15RT/2 प्लस 15RT/2 मीन्स 15RT। यानी ऑप्शन हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा हमारा। यानी इसका अगर आंसर लिखना हो तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सरफेस केमिस्ट्री से है। देखिए क्वेश्चन कहता है ग्राफ बिटवीन log x/m वर्सेस log प्रेशर हैज ए स्लोप इक्वल टू 2 एंड इंटरसेप्ट 0.477। ये y इंटरसेप्ट है बच्चों। फाइंड x/m एट प्रेशर इक्वल टू 4 atm गिवन log 3 इक्वल टू 0.477। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों हम लोग। इसका सॉल्यूशन देखेंगे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से फॉर्मूला हमारे पास है x/m इक्वल टू k p⁻1/n। हम लोग log लेंगे दोनों तरफ बच्चों। log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। अब आप यहाँ से जब देखेंगे बच्चों तो अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करें, अगर ग्राफ प्लॉट करें हम लोग log x/m वर्सेस log p का, तो ये हमारा y एक्सिस पे है, ये y हो जाएगा, ये हमारा x एक्सिस पे है, ये x हो जाएगा, और ये हमारा m यानी स्लोप होगा, और ये हमारा c यानी y इंटरसेप्ट होगा। तो हमारा जो ग्राफ होगा बच्चों ये पॉजिटिव स्लोप हमारा है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। और यहाँ से अगर हम थीटा ले लें तो tan थीटा जो स्लोप है हमारा वो हमारा 1/n है, और स्लोप हमारा 2 दिया गया है, यानी 1/n का वैल्यू 2 आ गया है बच्चों। दूसरी बात y इंटरसेप्ट जो हमारा यहाँ जाएगा, ये y इंटरसेप्ट इसका वैल्यू log k है। तो log k जो y इंटरसेप्ट है उसका वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 0.477। लेकिन गिवन में दिया गया है log 3 0.477 है, मीन्स k इक्वल टू हमारा 3 है। अब हम लोगों से क्या पूछा गया है? फाइंड x/m एट प्रेशर इक्वल टू 4 atm। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे x/m इक्वल टू k p⁻1/n। k की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 3, प्रेशर पूछा गया है 4 atm पे 4, और 1/n का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से पुट कर देंगे 2 हो जाएगा बच्चों। ये हमारा सॉल्व करके 48 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 × 3 48, यानी ऑप्शन फोर्थ हमारा इसमें
सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों गैसियस स्टेट से है, जो कि एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट यानी गलत ग्राफ है बच्चों। ये डेंसिटी टेम्परेचर का ग्राफ है, डेंसिटी 1/, टेम्परेचर का ग्राफ है, डेंसिटी टेम्परेचर का ग्राफ है, और ये तो नन ऑफ दी है। तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए हमारे पास फार्मूला है Pm = DRT, जहाँ P प्रेशर है, M मोलर मास है, D डेंसिटी है, T टेम्परेचर है। तो पहले हम फर्स्ट ग्राफ को चेक करें, D और T के बीच में जो ग्राफ है, D वर्सेस T के बीच में। तो D और T यहाँ है बच्चों। अगर D और T के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो उस समय हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि P और M हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं y और x एक्सिस पे तो दो को वेरिएबल मानते हैं, बाकी फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट मान करके चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग P को कांस्टेंट मान लें, M को कांस्टेंट मान लें, R ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो D × T हमारा कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों। अगर D × T कांस्टेंट आ गया तो ये D y एक्सिस पे है, T आपका x एक्सिस पे है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होगा जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो ये ग्राफ हमारा करेक्ट है, लेकिन हम लोगों को इनकरेक्ट पहचानना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा बच्चों। अब D और 1/T का ग्राफ देखें। अगर dt कांस्टेंट है बच्चों तो D इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T हो जाएगा, मीन्स D = K × 1/T हो जाएगा। ये y एक्सिस पर है, देखिए 1/T x एक्सिस पे है, यानी ये भी y = mx के ग्राफ पे सेट हो जाएगा, y = mx, और यहाँ पर हमारा ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और स्लोप हमारा पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि स्लोप अगर हम यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो dt = Pm/r, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और ये कांस्टेंट यहाँ स्लोप है, और ये P प्रेशर, मोलर मास, R सभी के सभी पॉजिटिव हैं, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो ये सही ग्राफ है। लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। अब D और T के बीच में ग्राफ है बच्चों। तो अभी हमने देखा अगर ये D और 1/T के बीच में ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है इस तरह का, तो D और T के बीच में तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी हमने देखा है D और T के बीच में ग्राफ कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो या तो ये ग्राफ सही होगा या तो ये ग्राफ सही होगा। क्योंकि ये पहले ही करेक्ट हो चुका है तो ये बिल्कुल ही करेक्ट नहीं होगा, यही ग्राफ हमारा रॉन्ग है, यानी इसका आंसर बच्चों थर्ड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सरफेस केमिस्ट्री कोलाइडल सॉल्यूशन वाले पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी है ये। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल क्या है। तो बच्चों पहले हम याद कर लें सॉलिड सॉल क्या था। अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम में डिजॉल्व्ड है तो सॉलिड सॉल कहेंगे, और अगर गैसियस डिस्पर्स फेज सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम में डिजॉल्व्ड है तो उसे भी सॉलिड सॉल ही कहेंगे। ये एनसीईआरटी में एक टेबल बना कर दिया गया है बच्चों। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है बटर। बटर एक जेल का एग्जाम्पल है जिसमें लिक्विड डिस्पर्स फेज सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम में डिजॉल्व्ड होता है। तो ये जेल है क्योंकि, तो ये सॉलिड सॉल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जेम स्टोन्स जैसे रूबी, सेफायर्स, तो ये जो जेम स्टोन्स होते हैं बच्चों ये सॉलिड सॉल होते हैं। जैसे एग्जांपल रूबी एक पिंक कलर का जेम स्टोन होता है, उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिस्पर्सन मीडियम में क्रोमियम 3 ऑक्साइड डिस्पर्स फेज की तरह वहाँ डिजॉल्व होता है। तो ये सॉलिड डिस्पर्स फेज सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम में डिजॉल्व होकर के ये सॉलिड सॉल बनता है, जिसका ये बेस्ट एग्जांपल है। तो ये तो हमारा आंसर सर्टेन है। पेंट्स हमारा बच्चों सिंपली सॉल है, यानी ये पेंट्स जो सॉल है ये कैसे बनता है, सॉलिड डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम में डिजॉल्व होगा तो हमारा सॉल बनेगा, जिसका एग्जाम्पल पेंट है। लास्ट ऑप्शन आता है बच्चों केक, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन सा टाइप का केक है। अगर ये स्पॉन्ज केक लिखा होता तो इसमें हम मानते कि गैसियस डिस्पर्स फेज सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम में डिजॉल्व्ड है, तो ये ऑप्शन हो जाता, बट यहाँ क्लियर नहीं है कि कौन सा केक है। और हमारा क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और बेस्ट ऑप्शन हमारा मिल चुका है, तो हम लोग इसका आंसर सेकेंड ही लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। देखिए द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, एक सेल का रिएक्शन दिया है बच्चों, और कॉपर +2 आयन और टिन +2 आयन
दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 मोल पर लीटर दिए गए हैं। फाइंड गिब्स एनर्जी चेंज इन किलो जूल। डेल्टा जी का वैल्यू पूछा गया है बच्चों और किलो जूल में पूछा गया है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि बच्चों ये जो आपका टीन का आयन है और कॉपर का जो आयन है दोनों का कंसंट्रेशन 1m है, मीन्स दोनों का दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में ही है। यानी जो गिब्स एनर्जी का चेंज डेल्टा जी पूछा गया है वो एक्चुअली में डेल्टा जी नॉट है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। तो बच्चों अगर डेल जी नॉट हम लोग को पता करना है तो ई नॉट पता करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन का ई नॉट सेल हम पता करते हैं। तो सबसे पहले आप पहचान लें कि यहाँ कैथोड और एनोड कौन सा है। तो अगर आप देखते हैं कॉपर का तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे +2 है, मीन्स कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 यहाँ पर गया है, मीन्स इंक्रीज़ हुआ है, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों। तो ये हमारा एनोड है। और टीन का अगर देखेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर पे गया है, मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है बच्चों, रिडक्शन हुआ है यहाँ पे स्टेनस आयन का, यानी ये हमारा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों अगर हम ई नॉट सेल अगर पता करना चाहें तो हमने फार्मूला पर रखा है यहाँ पर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और जहाँ पर हम लोग इस बात को ध्यान रखते हैं बच्चों कि हमारा ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड दोनों का दोनों ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ई नॉट कैथोड, कैथोड हमारा स्टेनस आयन है यहाँ पर, मीन्स ई नॉट SN 2 + 2 SN माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट एनोड का रखना है बच्चों, लेकिन इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। इधर ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ से यहाँ, तो रिडक्शन यहाँ से यहाँ कॉपर +2 से कॉपर ही हुआ होगा, मीन्स हम लोग यहाँ पे ई नॉट कॉपर 2 + 2 कॉपर लिखेंगे। इस बात को ध्यान देना है बच्चों, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो सकता है। यहाँ ई नॉट आप ई नॉट एनोड का भी लिखेंगे यहाँ पर तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे। तो ई नॉट SN + 2 टू SN आपका दिया गया है, देख लीजिए SN + 2 टू SN दिया गया है -0.16 वोल्ट, माइनस ई नॉट कॉपर +2 टू कॉपर ये आपका दिया गया है 0.34 वोल्ट। इस दोनों को सम कर देंगे बच्चों तो माइनस आएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 3 + 1 4 और कैरी 1 यहाँ से 5 हो जाएगा, 0.5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। ई नॉट सेल आपका 0.5 वोल्ट आया। तो अब यहाँ डेल्टा जी नॉट सेल आप लाएंगे माइनस एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होता है। आप एनोड से देखें या कैथोड से देखें, 0 to +2 डिफरेंस 2 मोल इलेक्ट्रॉन का है, +2 to 0 यहाँ भी डिफरेंस 2 मोल इलेक्ट्रॉन का है, मीन्स ये कॉपर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये SN + 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है बच्चों। ई नॉट सेल हमने लाया है -0.5, ये -0.5 हो जाएगा और F हमारा फैराडे कांस्टेंट है जिसके वैल्यू 96500 कूलम्ब हो जाएगा। अब ये बच्चों हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है तो ये हमारा जूल में आ रहा है, लेकिन जो आंसर पूछा गया है डेल्टा जी का वो किलो जूल में पूछा गया बच्चों। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 × 0.5 1 ही हो जाएगा, यानी ये 96500 जूल हो जाता है। मीन्स अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो हम 96.5 किलो जूल इसका आंसर आएगा बच्चों। यानी अगर इसका आंसर हम लोग लिखेंगे तो 96.5 लिखेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, मीन्स ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मोल कॉन्सेप्ट का मिक्स क्वेश्चन है। अब देखिए, व्हेन 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2O सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस AgNO3, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको AgNO3 के साथ रिएक्ट किया गया है और वो भी एक्सेस AgNO3 है, मीन्स AgNO3 हमारा लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा, लिमिटिंग एजेंट हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होगा। ये AgNO3 क्या करेगा बच्चों, ये AgNO3 सॉल्यूशन में जाकर के Ag+ आयन देगा। ये Ag+ आयन अगर क्लोराइड आयन उसको सॉल्यूशन में फ्री मिलता है तो उसके साथ कंबाइन होकर, आप जानते हैं क्योंकि AgCl एक इनसॉल्युबल साल्ट है, वो तुरंत प्रेसिपिटेट बनाएगा, बट वो फ्री क्लोराइड आयन के साथ ही मिलकर के प्रेसिपिटेट बना सकता है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो क्लोराइड आयन होते हैं, जो लिगेंड होते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेंट्रल मेटल आयन से जो जुड़े होते हैं,
वो वाटर में जाकर के डिजॉल्व होकर के फ्री आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। बट जो आयोनाइजेशन स्फीयर में जो क्लोराइड आयन होंगे वो वाटर में जाते ही वो वहाँ पर डिजॉल्व हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन देखिए, 1 मोल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लेते हैं, एक्सेस AgNO3 के साथ 3 मोल्स AgCl दे रहा है। मीन्स 1 मोल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिव्स 3 मोल्स AgCl, मीन्स 3 क्लोराइड आयन वहाँ पर फ्री होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो अगर ऑप्शन देखेंगे बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन आयोनाइजेशन स्फीयर में है जो जा करके सॉल्यूशन में फ्री होंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन है आयोनाइजेशन स्फीयर में, तो ये हमारा AgCl से रिएक्ट करके ये अगर 1 मोल हम अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंगे तो 3 मोल AgCl यही हमारा देगा। मीन्स आंसर हमारा यही है। यहाँ पे 1 क्लोराइड आयन फ्री है, यहाँ पर कोई क्लोराइड आयन फ्री है ही नहीं। ये लिगेंड वाला क्लोराइड आयन वाटर में जाकर के कभी भी फ्री आयन नहीं देगा। तो इसका आंसर बच्चों सीधा सीधा कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2। अगर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ लें CrH2O6 Cl3 प्लस AgNO3, और ये बैलेंस अगर हम बच्चों करेंगे तो क्योंकि 3 क्लोराइड आयन यहाँ से इसको मिलने वाले हैं तो 3Ag प्लस भी चाहिए, और ये मिल करके बना देगा हमारा 3AgCl, और ये 3AgCl ही हमारा PPT होगा। और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? CrH2O6, और ये Cl माइनस की जगह पे यहाँ पे NO3 माइनस आ जाएगा, NO3 होल थ्राइस। हालांकि ये एक साल्ट है बच्चों, जो वाटर में आयोनाइज ही रहेगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे +3, और यहाँ पे इसे ऐसा ना लिख करके हम लोग अलग से लिख दें, यहाँ पर अलग से हम लोग इसको लिख दें 3NO3 माइनस। तो आपने देखा कि 1 मोल कॉम्प्लेक्स से 3 मोल AgCl मिला, मीन्स यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? देखिए, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए 0.25 ग्राम पार्टिकल 10⁻⁻5 मीटर। 0.25 ग्राम का एक पार्टिकल है बच्चों, जब उसका पोजीशन को मेजरमेंट किया गया तो उसमें अनसर्टेनिटी जो पाया गया वो 10⁻⁻5 मीटर का पाया गया। देन क्या पूछता है बच्चों? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी विल बी, मीन्स डेल्टा एक्स का वैल्यू दे करके डेल्टा वी का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। तो हम लोग हाइजेनबर्ग्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला लगाएंगे, डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। डेल एक्स का वैल्यू बच्चों 10⁻⁻5 मीटर दिया गया है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। डेल भी हम लोगों से पूछा गया है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π का वैल्यू बच्चों हम ऐसा यूनिट में डायरेक्ट रखेंगे 5.27 इंटू 10⁻⁻35। इसे हम लोग बच्चों पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं कि जब एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आए तो हम लोग डायरेक्ट पुट करें और हमारा टाइम सेविंग हो। तो ऐसा यूनिट में हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, ये क्लास में बच्चों को हम लोग बतलाते भी हैं। और मास हम लोग ऐसा यूनिट में ही रखेंगे क्योंकि हमने h/4π का वैल्यू ऐसा यूनिट में रखा है बच्चों, डेल एक्स का वैल्यू ऐसा यूनिट में रखा है। तो मास हमारा है 0.25 ग्राम है, उसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा किलोग्राम बन जाएगा बच्चों। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन हम लोग इक्वलिटी लेकर चलेंगे ऑप्शन में, तो ये आपका आता है 2.1 इंटू 10⁻⁻26 मीटर पर सेकेंड। यानी आपका जो ऑप्शन है बच्चों वो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थर्मोकेमिस्ट्री का है। देखिए, व्हेन 90 ग्राम वाटर इज हीटेड देन इट्स dilute vaporization in kilojule at 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। मीन्स 90 ग्राम वाटर यानी 5 मोल वाटर को बच्चों हीट किया गया है, तो उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होगा वो पूछा गया आपसे 100 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पर। तो और गिवन क्या है बच्चों? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया गया है 40.66 किलो जूल पर मोल, मीन्स ये 1 मोल वाटर के लिए दिया गया है। तो क्योंकि 90 ग्राम वाटर है, 5 मोल वाटर है, 90/18 हमारा 5 मोल आएगा, तो हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं H2O लिक्विड गिव्स H2O वेपर, और यहाँ क्योंकि 5 मोल है तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। अब क्या होता है, हम लोग अगर यहाँ डेल एन जी देखें बच्चों, डेल एन जी तो मोल ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट में लिक्विड है तो यहाँ सीधा सीधा ये डेल एन जी आपका 5 आ जाएगा। अब वो फार्मूला लगाएंगे, डेल एच
इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। डेल्टा एच, क्योंकि ये 5 मोल वाटर के लिए है लेकिन यहाँ पे 1 मोल वाटर का है तो 5 मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे बच्चों 40.66 इंटू 5। डेल यू हम लोगों से पूछा गया है, डेल एन जी हमारा दिस माइनस दिस 5 ही है। आर की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे बच्चों, हम लोगों को किलो जूल में पूछा गया है तो आर का ऐसा यूनिट वैल्यू रखेंगे 8.314 बाई 1000 कर देंगे, क्योंकि ये जूल पर मोल पर केल्विन था, हम लोगों को किलो जूल में आंसर चाहिए। और टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज कर देंगे हम 373 केल्विन। यहाँ से टेल्यू का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा 187.79 किलो जूल। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ 187.79 इसका आंसर